हेलो जी, नमस्ते, कैसे हैं आप? इस सेशन के अंदर हम बात करेंगे प्लैनेट जुपिटर भाग्य की यात्रा। भाग्य का लगन कुंडली और नवमांश कुंडली के बीच का जो पतला थ्रेड है, पतला कनेक्शन है, उसको हम इस सेशन के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। किसी भी अनुभवी एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए, आपके चार्ट को बिना नवमांश कुंडली के कोई रीड ही नहीं करेगा। क्योंकि नवमांश कुंडली ईश्वरीय सपोर्ट को दिखाती है और लगन कुंडली व्यक्ति के कर्मों को, उसके एफर्ट्स को दिखाती है। नवमांश कुंडली से ही तो हम पता करते हैं इष्ट देव के बारे में, पालन देव के बारे में, ग्रह देव के बारे में, कुल देव के बारे में, जो आपकी मदद करते हैं जीवन के विभिन्न डायमेंशंस के अंदर। नवमांश कुंडली से देखा आपने अब तक जुपिटर को हर सेशन के अंदर केवल लगन कुंडली के अंदर ट्रेस करने की कोशिश करी है। आपने देखा है कि जब हम गुरु के बारे में बात करते हैं, कर्क राशि में एग्जॉल्टेड है या कैप्रिकॉन में डेबिलिटेटेड है, तो रीडिंग्स मेरे साथ मिलती हैं, लेकिन मैं उसका भरपूर फ़ायदा नहीं उठा पाता। मैं ये नहीं समझ पाता कि कैसे मैं अपने भाग्य को टू द मैक्स चैनलाइज़ करूँ और मेरा भाग्य ईश्वरीय सपोर्ट कितना प्राप्त कर रहा है और कितना मेरे स्वयं के मेहनत के ऊपर निर्भर है। क्या दोनों के बीच में कनेक्शन बना हुआ है? क्या मैं जिस तरफ मेहनत कर रहा हूँ, जैसे कि आपका जुपिटर मेष राशि में है, मेष राशि का जुपिटर क्या करता है? मेष राशि इज़ ऑल अबाउट स्टार्टिंग न्यू थिंग्स, नई नई चीज़ों को शुरू करना। मेरी फ्री विल है साहब। मेष में गुरु मीन्स मैं कुछ नया स्टार्ट करना चाहता हूँ, मैं उसकी तरफ मेहनत कर रहा हूँ, बट उस चीज़ में क्या ईश्वर का समर्थन मौजूद है? क्या डिवाइन सपोर्ट वहाँ पर मौजूद है? आप उसको नवमांश कुंडली से देखेंगे। अगर वहाँ पर वो पुष्कर नवमांश में चला गया, पुष्कर भाग में चला गया, शुभ नवमांश में चला गया, क्रूर नवमांश में चला गया, तो आपके भाग्य की, आपके कर्म की पूरी जो पटकथा है वो बदल जाती है। इस चीज़ को समझने की कोशिश सेशन के बाद आप पूरी तरह से इस चीज़ को समझ जाएंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि लगन और नवमांश कुंडली के मध्य की ये लिंकिंग होती कैसे है। कई कई बार गुरु नीच का होता है लगन कुंडली में, लेकिन नवमांश में उसकी ऐसी स्थिति है, साहब पुष्कर नवमांश का पार्ट है, वहाँ बैठा हुआ है, शुभ नवमांश में बैठा हुआ है। आपका जुपिटर तो बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। आप यूं ही उसके बारे में सोच रहे हैं कि वो अच्छा काम नहीं कर पा रहा, वो बेटर वर्क नहीं कर पा रहा, जबकि उसकी वास्तविक स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है कुंडली के अंदर। तो बस उसी कन्फ्यूज़न को, उसी डिलेमा को ख़त्म करने में ये सेशन आपकी मदद करने वाला है, जिसमें हम नवमांश के अंदर प्लैनेट की स्थिति को बहुत बारीकी से समझेंगे और स्पेशल पॉइंटों को हम समझेंगे। नवमांश कुंडली और लगन कुंडली में बहुत डिफरेंस है। नवमांश कुंडली के अंदर आप यूनिक चीज़ें देखते हैं, आप ईश्वरीय मिस्ट्री देखते हैं। जैसे ईश्वर होते हैं ना, डिवाइन ऊर्जाएं अपनी शक्तियों को छुपा के रखते हैं, उसी तरह नवमांश भी एक छुपी हुई व्यवस्था है। इसके अंदर आप देखेंगे पुष्कर नवमांश को कि साहब ये पुष्कर नवमांश क्या होता है, ये पुष्कर भाग क्या होता है, ये शुभ नवमांश क्या है, ये अशुभ नवमांश क्या है, ये अष्टांशा क्या है। और बहुत आसानी से, आपको कोई बहुत डिटेल नहीं होना चाहिए कि आपको ये भी आता हो, वो भी आता हो, नहीं, एक सामान्य व्यक्ति, एक आम व्यक्ति भी सेशन को समझ सकता है। बस आपको दो कुंडलियों के बारे में पता होना चाहिए, एक लगन कुंडली और एक नवमांश कुंडली, जिसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। यहाँ पर ये लगन कुंडली है एंड द सेकंड पार्ट इज द नवमांश कुंडली। अब आप देखिए, जो प्लैनेट लगन कुंडली में है, नवमांश में भी तो वही है। नवमांश में वो किसी और राशि में है या स्वय राशि में बैठा हुआ है, लगन कुंडली में किसी और राशि में। अब दिन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, यही रीडिंग करने में मदद करता है। आप सोच के देखिएगा, यहाँ पर भी तो दशम भाव है जो आपके कार्य के बारे में बताता है, दशम भाव वहाँ पर भी है। तो दोनों के बीच का जो को रिलेशन है वो कैसे बनता है के बाद आप समझ पाएंगे। आइए शुरू करते हैं भाग्य की यात्रा को, देवगुरु बृहस्पति की यात्रा को, और देवगुरु बृहस्पति की कृपा से ही सेशन को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये गूढ़ रहस्य नवमांश कुंडली के अंदर कार्य करते हैं। तो पहली बात है कि नवमांश कुंडली क्या हमें बताती है, नवमांश कुंडली का बिल्डअप या मेकअप कैसे होता है, कैसे इसे बनाया जाता है। नवमांश कुंडली नवम भाव कौन सा होता है? नवम भाव भाग्य का भाव होता है, ईश्वर का भाव होता है, ईश्वरीय सपोर्ट का भाव होता है। इसी तरह नवमांश कुंडली इन्हीं तीन चीज़ों का प्रतिनिधित्व करती है। उसमें बैठा हुआ प्लैनेट अगर अच्छे नवमांश में आ जाए, अगर शक्तिशाली नवमांश के अंदर आ जाए, तो विश्वास करिएगा बिगड़ते काम भी बन जाते हैं। और अगर स्थिति परिवर्तित हो गई तो फिर बहुत मेहनत करने के बाद भी व्यक्ति को बहुत चीज़ें प्राप्त नहीं होती हैं। नवमांश कुंडली के अंदर प्रिडिक्शन के अलग अलग फॉर्मूलाज हैं, जैसे कि पुष्कर नवमांश, पुष्कर भागा, शुभ नवमांश है, और नकारात्मक के अंदर क्रूर नवमांश है, अष्टांशा है, निधनांशा है। तो इस तरह अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। लेकिन हम इस चीज़ को आसानी से कैसे समझें? हम इस चीज़ को आसानी से समझेंगे देवगुरु बृहस्पति के माध्यम से। आप जानते हैं कि गुरु जो है वो भाग्य के
अधिपति हैं, भाग्य के मूल कारक हैं। गुरु 5 भावों के तो मूल कारक ही बन जाते हैं। आप सोच के देखिएगा कि गुरु जिस राशि में बैठे हुए हैं, उस राशि को आप बहुत आसानी से आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। बहुत आसानी से उसे नहीं ले सकते, बहुत हल्के में उसे नहीं लिया जा सकता, क्योंकि गुरु जिस राशि में बैठते हैं वहीं बीज होता है आपके भाग्य का, आपके कर्म का, सॉरी आपके भाग्य का। गुरु जिस राशि में बैठे हैं वहाँ आपके भाग्य का कर्म है, और एक व्यक्ति जाने अनजाने में उन्हीं चीज़ों में कुछ ना कुछ गतिविधि करता रहता है। जैसे किसी का गुरु अगर मेष राशि में है तो भाग्य का कर्म मेष राशि में हुआ। मेष राशि का क्या गुण है? मेष राशि का गुणधर्म है कि भाई मैं तो काम शुरू करूँगी या करूँगा, मैं तो कुछ नया करके दिखाऊंगा। और यही व्यक्ति का कहीं ना कहीं फ़लसफ़ा बन जाता है कि मुझे तो कुछ नया करना है, कुछ एडिशनल करना है, कुछ यूनिक करना है, कुछ अलग करके दिखाना है। मेरी शक्ति बहुत है, मेरे अंदर करने की, कार्य करने की क्षमता बहुत अधिक है। अगर यही गुरु किसी का वृषभ राशि में हो तो भाग्य का बीज वृषभ राशि में चला गया है। व्यक्ति जाने अनजाने में, अगर एस्ट्रोलॉजर है तो जानबूझकर, अदरवाइज अनजाने में वृषभ राशि को टटोलने की कोशिश करता है। वृषभ राशि से क्या आता है? फिनेंस आता है, धन आता है, वित्त आता है, परिवार आता है। तो वो महसूस करता है कि अगर ये 4-5 चीज़ें मेरे पास आ गई, इनके टुवर्ड मैंने मेहनत करी, ये चीज़ें अगर मुझे प्राप्त हो गई, तो मैं इस जीवन में, इस दुनिया में जो भी होगा उसे प्राप्त आसानी से कर पाऊंगा। ये गुरु का राशि जो है वो आपको बताता हुआ दिखाई देगा। यही गुरु का राशि गुणधर्म है। गुरु जिस भी राशि में जाके बैठते हैं वो राशि आपको बहुत कुछ प्रोवाइड करने की क्षमता रखती है, और आप जाने अनजाने में उस राशि के ही कामों को करने की शुरुआत कर देते हैं या कोशिश कर देते हैं। आप उसकी तरफ मेहनत करना शुरू कर देते हैं, उस भाग्य के कर्म के, भाग्य के बीज के प्रति। अब बात यह है कि ईश्वर इसे कितना सपोर्ट दे रहा है, इसमें नवमांश कुंडली की भूमिका है। काम आपको वहीं करना है जहाँ पर आपकी लगन कुंडली में गुरु बैठा हुआ है, लेकिन नवमांश आपको ईश्वरीय सपोर्ट के बारे में बताएगा। आपको पता है मेष राशि हो या सिंह राशि हो, इनके अंदर पुष्कर नवमांश की व्यवस्था है। इनके अंदर इनका जो 7वां नवमांश है और नवम नवमांश है वो पुष्कर नवमांश है। अगर किसी का गुरु मेष राशि में हो और वो सप्तम नवमांश में, मतलब तुला में या फिर धनु नवमांश में बैठा हुआ है, तो इस व्यक्ति को ईश्वर का सपोर्ट या भाग्य का सपोर्ट विदाउट बहुत एफर्ट भी मिल सकता है। अगर ये आध्यात्मिक जगह पर जाना शुरू कर दे, कोई गुरु बना ले, कोई ईश्वरीय सपोर्ट ले ले, ईश्वरीय कृपा प्राप्त कर ले, या फिर ईश्वर की तरफ डिवोटेड हो जाए, डिवाइन ऊर्जाओं के या डिवाइन शक्तियों के प्रति डिवोटेड हो जाए, तो इन जनरल इस व्यक्ति को ईश्वरीय सपोर्ट या भाग्य का सपोर्ट मिल सकता है। किन मैटर्स के अंदर? मेष राशि। मेष राशि का मतलब क्या है? नए काम करने, कोई बिजनेस करना, कुछ नया व्यवसाय करना, कुछ नया उद्यम करना, कुछ करके अलग दिखाना, कुछ यूनिक, कोई मैरिज हो गई, रिलेशंस हो गए, कार्य क्षेत्र हो गया, सबके अंदर जहाँ पर आपका लगन कुंडली में गुरु बैठा हुआ है वहाँ पर आपका भाग्य का बीज है। उस चीज़ के ऊपर आप काम करना चाहते हैं। मैं 12 राशियों की भी चर्चा करूँगा, और नवमांश कुंडली में अगर वो अच्छे नवमांश में आ गया तो उसके माध्यम से ईश्वरीय सपोर्ट आपको मिल जाता है। अगर वहीं अष्टांशा मतलब 8वें नवमांश में आ गया तो वो थोड़ा सा परेशानी भरी चीज़ों को बना देता है, और दूसरे नवमांश में, शुभ नवमांशों के अंदर है, अच्छे नवमांशों में है, तो उसकी शक्ति अपने आप में बिल्डअप हो जाती है, या फिर वो कार्य करना शुरू कर देती है। या फिर आप उसी नवमांश से या उस प्लैनेट के माध्यम से अपने जीवन में कुछ कर सकते हैं। जैसे कि किसी का शुक्र, किसी का गुरु मेष राशि में है लेकिन मिथुन नवमांश में है, तो मेष का मतलब क्या हुआ? मुझे कुछ नया व्यवसाय करना है, कुछ नया काम करना है। ईश्वर आपको कह रहा है मिथुन के माध्यम से कर लो। मिथुन से आप क्या देखते हैं? अच्छा कम्युनिकेशन रखिए, लोगों से अच्छी तरह से बातचीत करिए, एक यूनिक डायलॉग आपका लोगों के साथ होना चाहिए, या फिर अपने सिबलिंग्स का सहयोग लीजिए अपनी ग्रोथ को बिल्डअप करने में या प्राप्त करने में। तो जो राशि है उस राशि में 9 नवमांश है, 9 में से कौन सा नवमांश आपको भाग्य उदय करके देगा, ये ही बस एक फैक्टर है जो एक एस्ट्रोलॉजर आपको बता सकता है। और इस सेशन के बाद अब आप, मुझे लगता है, स्वयं इस चीज़ को आराम से जान पाएंगे। तो अब बात करते हैं कि कैसे गुरु व्यक्ति के जीवन में भाग्य को शेप करते हैं। क्योंकि सोचिए, गुरु जिस राशि में बैठे हैं, अगर आपने भाग्य का बीज वहाँ पर है, उस बीज को अच्छा पानी मिला, अगर वो अच्छा पेड़ बन गया, आपको भाग्य का अच्छा सपोर्ट मिल गया, आपका गुरु बैठा है कैप्रिकॉर्न राशि में। सब कहते हैं कि कैप्रिकॉर्न में गुरु बेकार होता है, लेकिन आपका जॉब जो है, करियर जो है, वो शुरुआत से ही बहुत स्टेबल है। आपने एक अच्छा करियर बिल्डअप कर लिया, एक अच्छी जॉब है आपके पास, आपने कैप्रिकॉर्न राशि का मूल काम कर लिया, आपका करियर अच्छा हो गया। अब गुरु की जिन जिन एरियाज़ पे दृष्टि है, जिन जिन प्लैनेटों के ऊपर उसका प्रभाव है, वो स्वयं ही बेटर हो जाएंगे। और अगर वही कमज़ोर स्थिति में है
तो फिर थोड़ी-सी प्रॉब्लम्स या डिफ़िकल्ट लाइफ़ को बना देगा। नवमांश के अंदर यूनिकनेस कहाँ से आती है? पुष्कर नवमांश से। आज हम बात करेंगे पुष्कर नवमांश की। तो हर राशि के अंदर 2 नवमांश होते हैं जिन्हें पुष्कर नवमांश कहा जाता है। एक राशि के अंदर 9 नवमांश होते हैं, 2 नवमांश ऐसे यूनिक होते हैं, ईश्वरीय सपोर्ट प्राप्त होते हैं। ये सब ईश्वर इनको सपोर्ट करता है। डिवाइन ऊर्जा इन्हें सपोर्ट करती हैं और इनको अनलॉक कैसे किया जाता है? टुवर्ड अ स्पेसिफिक भक्ति। अगर आपने डिवोटेड हो गए, भक्ति शुरू कर दी किसी भी ईश्वर के प्रति, किसी भी डिवाइन ऊर्जा के प्रति, तो आप इन्हें आराम से चैनलाइज कर पाएंगे। अगर हम बात करें मेष राशि या फिर मेष, सिंह और धनु की, जो कि फायर एलिमेंट की राशियां हैं, तो इनका 7वां नवमांश मतलब तुला और इनका धनु नवमांश कौन सा होता है? पुष्कर नवमांश होता है। अगर हम बात करें 2, 6, 10 या कैप्रिकॉन या फिर टॉरस या फिर वोगो की, जो कि अर्थ एलिमेंट की राशियां हैं, तो इनके केस में आप देखेंगे कि इनका टॉरस मतलब इनके अंदर अगर कोई प्लैनेट आपका टॉरस राशि में है, टॉरस नवमांश में आ गया, बहुत अच्छा है, पुष्कर नवमांश में आ गया, या फिर मीन नवमांश में आ जाए, बहुत अच्छी कंडीशन है। थर्ड एलिमेंट होता है एयर राशियों का एलिमेंट। तो एयर राशियाँ कौन कौन सी होती हैं? 3, 7 और 11, मिथुन, तुला और कुंभ। इन राशियों में 9 नवमांश होंगे हर राशि के अंदर। तो इन राशियों में सबसे अच्छा नवमांश कौन सा होता है? इन राशियों में सबसे अच्छा नवमांश होता है मीन और वृषभ नवमांश, ये पुष्कर नवमांश है। और चौथा है जल नवमांश, जल राशियाँ 4, 8, 12, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। इनके अंदर जो नवमांश है कैंसर और वोगो, ये जो है वो शुभ नवमांश के अंदर काउंट किया जाता है। ये पुष्कर नवमांश हो गए। तो आप समझ चुके हैं पुष्कर नवमांश को कि अगर आपका प्लैनेट पुष्कर नवमांश में है तो बहुत अच्छा काम करेगा। इसी के साथ आप एक यूनिक फैक्टर देखिए कि ज़्यादातर शुक्र के, बुध के, चंद्रमा के और गुरु के ही नवमांश या राशियां ही पुष्कर नवमांश में आती हैं, तो इन्हें शुभ नवमांश कहा जाता है। अगर आपका ज़्यादातर प्लैनेट नवमांश कुंडली में या गुरु जैसा प्लैनेट शुभ नवमांश में बैठा है, जैसे कि टॉरस में, कैंसर में, वर्गो में या फिर जेमिनाई में, जो भी बुध से या शुक्र से या गुरु से या चंद्रमा से प्रभावित हैं, तो उसके अंदर अपने आप में ही शुभता बढ़ जाती है। और तीसरा क्रूर नवमांश या थोड़ी सी रुकावट वाले नवमांश, ये होते हैं अष्टांशाह। अपनी ही राशि में अपने से अष्टम नवमांश में गया हुआ प्लैनेट थोड़ी समस्याओं को या चैलेंजेस को देखता है। अब आप कहेंगे मैं इसको कैसे पता करूं? हम आपको बताएंगे ना कि वृषभ राशि में अष्टांश कौन सा होता है, मिथुन में कौन सा होता है, कर्क में कौन सा होता है, तो आपको उसमें चिंता नहीं करनी है। और चौथा यूनिक फैक्टर होता है किसी भी नवमांश कुंडली में या किसी भी लगन कुंडली के प्लैनेट को नवमांश में एनालाइज करने के लिए कि भाई लगन कुंडली में तो आपने वो बीज देख लिया कि ये चीज़ आपको अपने जीवन में प्राप्त करनी है, कैसे आप उसे प्राप्त करेंगे? नवमांश उसका आंसर देता है। भाई ईश्वरीय सपोर्ट तो अंततः वहीं से आएगा ना। अगर आपका मान लीजिए कोई प्लैनेट है वृषभ राशि में, ठीक है, वृषभ राशि में आपका गुरु है। वृषभ में गुरु का मतलब क्या हुआ? धन मुझे प्राप्त करना है, परिवार मुझे अच्छा बनाना है। और वृषभ में कितने नवमांश होंगे? 9 नवमांश। मान लीजिए वृषभ में ही वो बैठा हुआ है मीन नवमांश के अंदर, तो इसका मतलब है आपको धन मिलेगा विदेश के माध्यम से, आपको धन मिलने में मदद करेगा हीलिंग का सेक्टर, क्योंकि मीन से हीलिंग आती है, विदेश आता है। जब आप खर्चा करोगे तो अपने आप अपने वित्त को आप चैनलाइज कर पाओगे, वित्त को प्राप्त कर पाओगे, धन को संचय कर पाओगे, परिवार को बेटर कर पाओगे। तो आपने क्या करा? आपने ये माना कि गुरु लगन कुंडली में बीज है, मैं इसमें कार्य कर रहा हूँ जाने अनजाने में, और नवमांश में उसका रिजल्ट है। ये पहला सेशन है इस सीरीज़ का, तो इसमें हम केवल नवमांशों की बात करेंगे। अच्छे नवमांश में है, बुरे में है, डिफ़िकल्ट है, अच्छा है, चैलेंजिंग है। अगले में मैं आपको तरीका भी बताऊँगा जिससे आप अपने भाग्य को चैनलाइज कर सकते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको हमारे साथ कनेक्टेड रहना होगा, जुड़े रहना होगा, क्योंकि एक चीज़ को एक सेशन में कवर करना इज़ नॉट दैट पॉसिबल। तो बी इन टच विद अस। बात करते हैं मेष राशि के ऊपर कि मेरा गुरु मेष राशि में। मैंने आपसे कहा कि लगन कुंडली में जो राशियां हैं वो बीज का काम करती हैं। मतलब गुरु हो गया भाग्य, मेष राशि में उसने अपना बीज डाल दिया, भाग्य का बीज मेष राशि में है। व्यक्ति क्या सोचेगा जाने अनजाने में कि अगर मैंने अपना स्वयं का काम कर लिया, स्वयं का बिजनेस कर लिया, मुझे थोड़ी फ्रीडम मिल जाए, मैं थोड़ा अपने दम पे चीज़ों को कर पाऊँ, मुझे एक ऐसा एनवायरनमेंट मिल जाए जिसमें सारे काम मैं खुद करूँगा सर, मुझे कोई कंट्रोल नहीं करेगा, मैं अपने अनुसार अपने जीवन के डिसीज़न लूँगा, डिसीज़न मेकिंग करूँगा, तो मैं अपने भाग्य को ज़्यादा बेहतर बना पाऊँगा या ज़्यादा अच्छा बना पाऊँगा। इसीलिए मेष में अगर गुरु हो तो व्यक्ति फ्री विल चाहता है, मुझे फ्री विल मिल जाए, मुझे पता है मुझे क्या डिसीज़न लेने हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है। डोंट गाइड मी, डोंट टीच मी, लेट मी बी।
मैं खुद कर लूँ, तो बहुत अच्छी तरह से बिजनेस कर सकता है, नया एंटरप्रेन्योर बन सकता है, कुछ नए अपने काम कर सकता है, एडिशनल फैमिली में कुछ योगदान दे सकता है। और नवमांश कुंडली में इसकी स्थिति अगर बहुत अच्छी है, जैसे ये पुष्कर नवमांश तुला या धनु में बैठा हुआ है, बहुत पॉजिटिव स्थिति हो गई साहब, बहुत अच्छी मदद करेगा। मान लीजिए नवमांश में ये वर्गोत्तम हो गया, लगन कुंडली में मेष में है, नवमांश में मेष में है, दोनों के बीच में अच्छा कॉम्बिनेशन है। वर्गोत्तम प्लैनेट का मतलब है कि व्यक्ति की डिज़ायर्स लिमिटेड होंगी, ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं करेगा। अगर उसे पता है कि मैं क्लर्क बन सकता हूँ, तो ही विल नॉट थिंक अबाउट कि मैं कलेक्टर बन जाऊँ, क्लर्क तक अपने आप को रखेगा और जल्दी सफल हो जाएगा। तो वहाँ उसकी एक्सपेक्टेशन लिमिटेड होती है। मान लीजिए पुष्कर नवमांश तुला या धनु में है, तो ईश्वर की तरफ अगर थोड़ा सा रुझान हो जाए, कोई गुरु सही समय पे मिल जाए, तो व्यक्ति का भाग्य जल्दी चैनलाइज होगा। किन मैटर्स के अंदर? मेष राशि के, जो मैंने शुरू के मैटर्स बताए। एंड थर्ड, अगर ये शुभ नवमांश में है, जैसे कि वृषभ में है, कर्क में है, चंद्रमा का नवमांश है, शुक्र का नवमांश है, तो अच्छी तरह काम कर पाएगा। लेकिन अगर ये जिस नवमांश में है उसका स्वामी कंबस्ट हो गया, थोड़ा कंबस्ट है साहब, तो इसको डिफ़िकल्टी आएगी, परेशानी आएगी। तो अगर आपका गुरु मेष नवमांश में है और मेष का अधिपति है मंगल, और वो कंबस्ट हो गया, तो यहाँ थोड़े चैलेंजेस आएंगे। हो सकता है कि आप अपनी जीवन में सफलता चाहते हैं, आप बिजनेस करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, नया काम करना चाहते हैं, बट कोई है जो आपको रोक रहा है। देयर इज समवन हु इज ऑलवेज देयर टू स्टॉप यू, टू ब्लॉक योर पाथ। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा किस पर्टिकुलर नवमांश में वो बैठा हुआ है। एडिशनली मैं ये कहूँगा कि वो अगर अष्टांशा में चला गया, जैसे कि मेष राशि में है लेकिन स्कॉर्पियो नवमांश में है, तो यहाँ पर थोड़ी डिफ़िकल्टी हो जाती है। तब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ऐसे सिचुएशंस बनेंगी जिनमें कोई दूसरा पर्सन है, कोई एडिशनल व्यक्ति है, कोई दूसरा मतलब कोई विरोधी है, और एकदम से आपको परेशान कर देता है। आपने सोचा सब कुछ ठीक हो रहा है, मैंने लोगों पे ट्रस्ट करा, विश्वास करा, बट कहीं से निकल के कोई समस्या या प्रॉब्लम आपके सामने एकदम से आ गई। इसको कहते हैं कि प्लैनेट अपने से अष्टम नवमांश के अंदर चला गया, अपनी राशि के अष्टम नवमांश में चला गया। इस चीज़ को और बारीकी से अगले सेशन में हम समझेंगे। अब आपको नवमांश कुंडली और लगन कुंडली में प्रो बनना है, आगे बढ़ना है, अपने भाग्य को चैनलाइज करने के, नवमांश को यूटिलाइज करना है। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि अगले सेशन में मैं आपको स्पेसिफिक नवमांश का यूज़ करना बताऊंगा कि कैसे आपका प्लैनेट जिस नवमांश में बैठा है उससे आप अपने भाग्य को चैनलाइज कर सकते हो या भाग्य में उदय लेके आ सकते हो। सो दिस इज फॉर दिस वन, स्टार्टिंग विद द वृषभ नवमांश। गुरु का वृषभ राशि में होना, देखिए गुरु भाग्य के कारक हैं। जिस भी राशि में बैठेंगे भाग्य का कर्म उसी राशि से कंट्रोल होगा। वृषभ राशि आपको आपके वेल्थ, आपकी फैमिली के बारे में बताती है। जब गुरु वृषभ राशि में होंगे तो व्यक्ति जाने अनजाने में वृषभ राशि के ऊपर अधिक काम करने की कोशिश करेगा। वो सोचेगा यार एक बार मेरे पास वेल्थ आ जाए, एक बार पैसा हो जाए, एक बार फैमिली के साथ अच्छे रिलेशंस हो जाएं, और एक बार अपने आसपास एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट हो जाए और एक स्टेबल जॉब या स्टेबल चीज़ मुझे मिल जाए। रिलेशंस है तो मुझे उसके अंदर स्टेबिलिटी चाहिए, कनेक्शंस है, ऑफिस है, जॉब है, जो भी चीज़ मुझे मिल रही है स्टेबिलिटी होनी चाहिए। जब तक उनमें चीज़ें स्टेबल नहीं है तब तक मैं प्रयास करता रहूँगा, मेहनत करता रहूँगा। बात आती है कि यहाँ आपको सफलता इन मैटर्स में, चाहे वो वेल्थ हो, चाहे वो फैमिली हो, जिसको आप इनडायरेक्टली प्राप्त करना चाह रहे हो, वो कैसे मिलेगी डिपेंड करता है नवमांश पे, ईश्वरीय कृपा पे। वहाँ पर आपका जुपिटर किस नवमांश में बैठा हुआ है ये बहुत कुछ आपको बताएगा। क्या आप जानते हैं कि वृषभ राशि के अंदर दो तो पर्टिकुलर पुष्कर नवमांश होते हैं। पुष्कर नवमांश वो नवमांश है जिसमें प्लैनेट अगर बैठ गया तो आप केवल ईश्वर की तरफ डिवोटेड होके कोई गुरु बना के अपने जीवन में बेटरमेंट प्राप्त कर सकते हो, या फिर अपनी फैमिली में किसी एल्डर, किसी बड़े व्यक्ति की एडवाइस को मान के अपनी वेल्थ को, अपने फैमिली के साथ कनेक्शंस को बेटर कर सकते हैं, जीवन के अंदर स्टेबिलिटी ला सकते हैं। तो कौन सा पुष्कर नवमांश होता है वृषभ राशि में? एक तो होता है मीन नवमांश। लेट्स से आपका जुपिटर मीन नवमांश में है या फिर वृषभ नवमांश में है, ये दोनों ही पुष्कर नवमांश में आते हैं। तो अपने आप डिवोटेड हो गए किसी के प्रति, जीवन को यहाँ बेटर किया जा सकता है। यहाँ पर अगर आपका जुपिटर शुभ नवमांश में है, जैसे कि चंद्रमा का, शुक्र का या बुध का, तो भी चीज़ें बहुत इजीली को मिल पाएंगी। वहीं अगर शनि के नवमांश में चला गया, क्रूर नवमांश जैसे मंगल के नवमांश, सूर्य के नवमांश में अगर प्लैनेट हो, तो चीज़ें कुछ हद तक डिफ़िकल्ट इन मैटर्स ऑफ भाग्य या लक हो जाती हैं। फिर भी उसे आसान किया जा सकता है बाय नोइंग कि भाई कौन सा वो तरीका है जिससे मैं अपने जीवन में आसानी से सफलता को प्राप्त कर सकूं, या वो चीज़ मुझे आसानी से मिल जाए। इसी को कहते हैं लगन और नवमांश की लिंकिंग। मान लीजिए आपका गुरु नवमांश में मिथुन नवमांश में आ गया है,
या फिर गुरु आपका नवमांश कुंडली में एक्वेरियस नवमांश या कुंभ में आ गया है। तो इसका मतलब क्या है कि कुंभ सोशल मीडिया, सोशल साइट्स हो गई, डिजिटल मार्केटिंग हो गई, ये आपको वेल्थ जनरेट करने में, आपका मेन फोकस क्या था, वृषभ राशि, वेल्थ, फैमिली में मदद करेंगे। वो नवमांश आपको उन मैटर्स में मदद करेगा, लेकिन यहीं पर एक पर्टिकुलर बैड या मैलेफिक नवमांश होता है जिसे सिंह नवमांश कहा जाएगा, क्योंकि वो यहाँ पर एक अष्टांशा बनता है, नेगेटिव नवमांश बनता है। तो अगर आपका जुपिटर यहाँ सिंह नवमांश में आ गया तो कुछ हद तक आप चीज़ों को डिफ़िकल्ट होता हुआ देखेंगे। आप महसूस करेंगे यार मैं एफर्ट दे रहा हूँ, आई एम डूइंग मैक्सिमम फ्रॉम माई साइड, बट स्टिल देर इज़ अ पर्सन, देर इज़ समवन इन द ऑफिस या फिर वर्क या फिर फैमिली जिसके साथ मेरे ईगो इश्यूज ऑल दैट बने रहते हैं। तो कुछ अच्छे नवमांश हैं, शुभ नवमांश हैं, कुछ क्रूर नवमांश हैं और मैलेफिक नवमांश हैं। लेकिन यहाँ हर नवमांश आपके लिए फ़ायदे की सीढ़ी साबित हो सकता है। यू जस्ट नीड टू नो कैसे उसे चैनलाइज करना है। जैसे मैंने आपको कुंभ नवमांश के बारे में बताया, अगले सेशन में अगर आपको ये पसंद आता है तो मैं आपको हर नवमांश के बारे में बताऊंगा कि कैसे आप उसके माध्यम से अपने लक को, भाग्य को जनरेट कर सकते हैं। यही होती है एक हॉलिस्टिक रीडिंग। अगर हम बात करें गुरु मिथुन राशि में है तो गुरु भाग्य के कारक हैं। जिस राशि में जाते हैं भाग्य का कर्म उसी राशि में होता है। व्यक्ति जाने अनजाने में चाहता है कि मुझे इस राशि की सारी चीज़ें मिल जाएं, ये राशि मेरे लिए फेवरेबल हो जाए। जैसे कि अर्ली एजेस में, गुरु अर्ली एज में मैच्योर होते हैं 16 की एज में, तो वो सोचेगा यार 16, 17, 20-25 जो अर्ली समय है उसमें मेरे सिबलिंग्स के साथ कनेक्शंस अच्छे हो जाएं, मेरा कम्युनिकेशन बहुत बेटर हो जाए, मैं डिफरेंट लैंग्वेजेस को, डायलेक्ट्स को, स्किल्स को सीख लूँ और कोई अपना इंडिपेंडेंट व्यवसाय या व्यापार कर लूँ या बिजनेस कर लूँ, कुछ ऐसा कर लूँ जो मैंने खुद ने स्टार्ट करा है। क्योंकि मिथुन राशि थर्ड हाउस की राशि है जिसमें पराक्रम निहित होता है। तो व्यक्ति चाहता है ये चीज़ें अगर मुझे मिल जाएं डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो मेरा जीवन बहुत बेटर स्थिति पे आ जाएगा, और इनके लिए वो मेहनत भी करता है। बात है कि मेहनत को ईश्वरीय सपोर्ट मिलेगा या नहीं, नवमांश कुंडली आपको बताएगी। नवमांश में आपको गुरु की स्थिति देखनी है। आपको पता है क्या कि मिथुन राशि में ही 2 तो ऐसे नवमांश हैं जिन्हें पुष्कर नवमांश कहा जाता है। जी हाँ, अगर आपका गुरु मिथुन राशि में है और वो मीन नवमांश में है तो ईश्वरीय सपोर्ट वैसे ही आपको मिला हुआ है। आप अथक प्रयास कर रहे हैं। अगर सही तरीका यह है कि ईश्वरीय सपोर्ट, कोई गुरु का सपोर्ट लीजिए, कोई गुरु बनाइए, कोई एल्डर की बात को एक्सेप्ट करना सीखिए, या फिर किसी ईश्वर या डीटी की तरफ डिवोटेड हो जाइए, या फिर वो वृषभ नवमांश में है तो ये दोनों ही पुष्कर नवमांश की कैटेगरी में फॉल होते हैं। यहाँ पर मान लीजिए आपका गुरु यहाँ वर्गोत्तम हो गया, मिथुन राशि, नवांशा, क्या स्थिति अच्छी हो जाएगी? डेफिनेटली अच्छी हो जाएगी स्थिति यहाँ पर। क्यों अच्छी हो जाएगी? क्योंकि यहाँ पर ये पर्टिकुलर जो नवमांश है वो इसकी मदद करना शुरू कर देगा, ऐसा हमें लग सकता है क्योंकि ये वर्गोत्तम स्थिति में आ गया। लेकिन ज़्यादातर केसेस जो मैंने देखे हैं उसमें मिथुन में गुरु का वर्गोत्तम होना थोड़ा डिफ़िकल्ट सिनेरियो को बना देता है। क्यों बना देता है? क्योंकि मिथुन में जो मिथुन नवमांश है वो अष्टम नवमांश की कैटेगरी में फॉल करता है। तो आपका गुरु मिथुन राशि में है और मिथुन नवमांश में है, यहाँ पर थोड़ी चीज़ें चैलेंजिंग हो सकती हैं। कैसे चैलेंजिंग हो सकती हैं? आप मेहनत बहुत कर रहे हो, कनेक्शंस अच्छे करने चाहते हो, बट ईश्वरीय ही अपने आप चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाती हैं, या ऑल ऑफ अ सडन कुछ और हो जाता है। जब और हो जाता है का मतलब है कि अपने आप ब्रदर्स के साथ दिक्कत आ गई, आपने बिजनेस डाला, बिजनेस में सब कुछ अच्छा चल रहा है, बट ऑल ऑफ अ सडन कोई प्रॉब्लम आस पड़ोस के किसी व्यक्ति के साथ हो गई। तो मिथुन में मिथुन नवमांश के अंदर होना चीज़ों को हद तक डिफ़िकल्ट बना देता है। बट ओवरऑल जो अदर नवमांश हैं जैसे पुष्कर नवमांश हो या शुभ नवमांश हो, चंद्रमा का, शुक्र का, बुध का, बहुत अधिक मदद करने वाले होता है। अब कोई व्यक्ति है जो देख रहा है कि भाई मेरा मिथुन राशि में है और मेरे नवमांश के अंदर वो तुला नवमांश में बैठा हुआ है, तो मेरे लिए क्या फ़ायदे की बात हुई? मिथुन में आपका गुरु हो गया, आप क्या प्राप्त करना चाहते हो मैंने आपको शुरू में बता दिया, किसके लिए आप मेहनत कर रहे हो। तुला वो तरीका है जिससे आपको ये चीज़ मिलेगी। तुला तरीका है मतलब लोगों के साथ बैलेंस बनाइए, पार्टनरशिप में बिजनेस करिए। आपको क्या करना था? आपको बिजनेस करना था मिथुन में, तुला मतलब पार्टनरशिप में कर लिया था। स्कॉर्पियो में तो स्कॉर्पियो को अपने मिथुन के साथ कनेक्ट कर दीजिए। इसीलिए जिस नवमांश में है उसके लिए आप स्पेसिफिक रीडिंग देख सकते हो कि हाँ स्कॉर्पियो में जब हम जुपिटर की बात कर रहे हैं उसको देखो, जो वहाँ पे व्यक्ति कर रहा है आप उस काम को करना शुरू कर दीजिए, आपके लिए चीज़ें अपने आप बेटर हो जाएंगी। अगले सेशन में मैं और भी चीज़ों के बारे में बात करूँगा कि कैसे हम नवमांश को यूटिलाइज करके भाग्य को बहुत आसानी से चैनलाइज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको हमारे साथ कनेक्टेड रहना होगा। अगर हम बात करें कर्क नवमांश की, तो गुरु जिस नवमांश में होता है, जिस राशि में होता है, उसी राशि में आपके भाग्य का बीज होता है।
कर्क का मतलब क्या है? कर्क का मतलब है कंफर्ट। आप जुपिटर जिसका कर्क राशि में देखेंगे, वो व्यक्ति सोचता है कि यार मेरा भाग्य बहुत मजबूत हो जाएगा एक बार मेरी कर्क राशि बेटर हो जाए, या कर्क से जो चीज़ें आती हैं वो मुझे मिल जाएं, मेरे आसपास का सिनेरियो बहुत कंफर्टेबल हो जाए, यहाँ पर जो भी मतलब हो रहा है मेरे घर में, मेरे आसपास बहुत कंफर्टेबल, बहुत पीसफुल एनवायरनमेंट में मैं बैठ जाऊँ, अच्छी नॉलेज मुझे मिल जाए, अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। और इसी के साथ साथ कर्क राशि इज़ ऑल अबाउट, कर्क इज़ ऑल अबाउट द नरिशमेंट यू आर हैविंग, कि भाई मुझको कोई सपोर्ट करने वाला, कोई नरिश करने वाला, टेक केयर करने वाला, ध्यान रखने वाला मिल जाए। अब ये हो सकता है किसी फीमेल के लिए वो कार्मिक कनेक्शन की सोच रहे हो, किसी मेल के लिए हो सकता है वो मैरिज या संबंध के बारे में बात कर रहे हो, एसेट्स के बारे में बात कर रहे हो, प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हो। लेकिन गुरु का कर्क राशि में होना मतलब भाग्य का जो बीज है वो आपसे इन 4-5 चीज़ों की डिमांड कर रहा है कि आप उसको ये 4 से 5 चीज़ें दे दो। आसपास का एनवायरनमेंट बहुत कंफर्टेबल है, पीसफुल एनवायरनमेंट है, और व्यक्ति इन्हीं को प्राप्त करने की कोशिश करता है शुरुआत से। वो सोचता है एक बार ये चीज़ें मुझे मिल जाए, सब कुछ बहुत आसान है, इनके लिए मेहनत करेगा। मूल बात है मेहनत को ईश्वरीय सपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्या आपको पता है कर्क राशि में 2 पुष्कर नवमांश कौन से हैं? जी हाँ, कर्क राशि के अंदर भी पुष्कर नवमांश है। हर राशि के अंदर 2 नवमांश ऐसे हैं, स्पेसिफिक हैं, पावरफुल हैं, जो कि पुष्कर नवमांश की कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं। तो अगर हम बात करें कर्क राशि की, तो कर्क राशि के अंदर वो नवमांश कौन से होंगे? पहला नवमांश तो कर्क में कर्क का ही होगा, वर्गोत्तम नवमांश हो गया, दैट इज अ पुष्कर नवमांश। एंड दूसरा होगा कन्या। तो अगर आपने देखा आपका गुरु कर्क में है और इन 2 नवमांश में है, तो बाय गोइंग टू अ डीटी, किसी ईश्वर की सपोर्ट लेके, गुरु का सपोर्ट लेके आप आसानी से जो चीज़ प्राप्त करना चाहते थे उन्हें कर सकते हैं। सेकंड, मेरा इनमें नहीं है, किसी और नवमांश में है, तो उस नवमांश के जो काम है, उस नवमांश का जो ग्रह है, उससे कुछ सपोर्ट लीजिए, उससे कुछ मदद लीजिए। जैसे कि आपका कर्क राशि में है प्लैनेट गुरु, आपने पता है आपको कि क्या आप प्राप्त करना चाहते हैं, किसके लिए मेहनत कर रहे हो, आप उसको प्राप्त तब कर पाओगे जब आप नवमांश में, अगर वो सिंह में है तो सिंह मतलब सूर्य का साथ लें, सिंह राशि का साथ लें। सिंह राशि इज ऑल अबाउट डोमिनेंस, अपना डोमिनेंस असर्ट करें, थोड़ा इंडिपेंडेंट बिहेव करें, औरों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अपने शोल्डर्स पे कैटर करें। तब जाके आप महसूस करेंगे कि चीज़ें यहाँ पर आसान होने लगी या बेटर होने लगी, या फिर फादर से वो पॉजिटिव ट्यूनिंग, तब जाके आपकी मेहनत को इक्वल अमाउंट में ईश्वरीय सपोर्ट मिल पाएगा। तो इस तरह से आप उन नवमांशों को समझ के अपने जीवन में भाग्य को, जुपिटर को उस राशि के अंदर स्पेसिफिकली चैनलाइज कर सकते हैं। इसी के साथ बात आती है एक पर्टिकुलर नवमांश की, जहाँ पर चीज़ें थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती हैं। जी हाँ, कर्क राशि में जो अष्टम नवमांश बैठता है, जो 8th नवमांश कर्क राशि के अंदर फॉल करेगा या बैठेगा, वो थोड़ा सा चीज़ों को मुश्किल कर देगा। कौन सा नवमांश है जो कि 8th बैठेगा या फिर अष्टम के अंदर आएगा? तो 4 नंबर की राशि में अष्टम नवमांश बैठता है 11 नंबर का। 11th नंबर का जो नवमांश है वो चीज़ों को थोड़ा डिफिकल्ट कर सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका प्लैनेट है कर्क के अंदर, बट वो कुंभ नवमांश में ना हो। अगर वो कुंभ नवमांश में है तो मैं समझ सकता हूँ कि यहाँ पर चीज़ें कुछ हद तक डिफ़िकल्ट अपने आप हो जाएंगी या फिर चैलेंजिंग हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी चैलेंजिंग? क्योंकि वो 8th नवमांश है कर्क राशि का। 8th नवमांश में प्लैनेट नहीं होना चाहिए, 1 6th में, 8th में, इनमें नहीं होना चाहिए। फिर भी इसके ऊपर आगे हम चर्चा या डिस्कशन अगले सेशन के अंदर करेंगे, तो उसके लिए आप जुड़े रह सकते हैं, कनेक्टेड रह सकते हैं। देखिए कि अगर आपका प्लैनेट शुभ नवमांश में है तो शुभ नवमांश जल्दी रिजल्ट देते हैं और अच्छा रिजल्ट देते हैं। क्रूर नवमांश में है तो क्रूर नवमांश जैसे कि शनि के नवमांश या मंगल के नवमांश, ये वेल्थ अधिक देते हैं, लेकिन ये रिजल्ट थोड़ा डिले या फिर समय लेके देते हैं। जल्दबाजी इन नवमांशों में नहीं होती है। द कर्क जुपिटर, अगर हम बात करें सिंह की, कि हमारा जो जुपिटर है वो सिंह नवमांश के अंदर बैठा हुआ है या विराजमान सिंह राशि में बैठा हुआ है। देखिए, मैंने आपको कहा कि गुरु आपके भाग्य का कारक है। गुरु जिस राशि में होगा, भाग्य का बीज उसी राशि में है, तो सिंह राशि में भाग्य का बीज हो गया। सिंह राशि में भाग्य का बीज है, इसका अर्थ है कि व्यक्ति ये मानता है जाने अनजाने में कि भाई मुझे मेरे जीवन में सबसे पहले सिंह राशि की चीज़ें मिल जानी चाहिए। एक अर्ली एज में मेरे पास एक अच्छी क्रिएटिविटी हो जाए, एक अर्ली एज में मुझे जो है लोगों से नेम फेम सपोर्ट प्राप्त हो जाए, अच्छी एजुकेशन मिल जाए, और जिस भी इलाके में मैं हूँ उसमें मेरा दबदबा या स्टेटस बना रहे। गुरु जल्दी मैच्योर होने वाला प्लैनेट है, सबसे अर्ली मैच्योर होता है, 16 पे मैच्योर। इसका मतलब है गुरु जिस राशि में है, गुरु सोचते हैं कि भाई ये राशि का सामना या इस राशि से रिलेटेड चीज़ें इस व्यक्ति को जल्दी से जल्दी मिल जानी चाहिए।
अगर ये चीज़ें आपको जल्दी मिल गई और अच्छे लेवल पे मिल गई, मतलब अच्छा स्टेटस मिल गया, अच्छी एजुकेशन मिल गई, अच्छे रिलेशंस बन गए, क्रिएटिविटी अच्छी है और नेम फेम भी आपको मिल गया, तो आप आसानी से और चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं और इनके लिए आप मेहनत करते हो। लेकिन मेहनत के बाद भी ये चीज़ें हमें मिलेंगी या नहीं डिपेंड करता है नवमांश कुंडली पे, क्योंकि नवमांश ईश्वर का सपोर्ट है। अब हम नवमांश में 2 नवमांश तो सीधे पुष्कर नवमांश देखते हैं। तो क्या आपको पता है कि सिंह राशि में पुष्कर नवमांश कौन कौन से होता है? पहला होता है तुला। तो आपका नवमांश में तुला में है या फिर धनु में है, तो इसका मतलब है ईश्वरीय सपोर्ट आपको उन चीज़ों के टुवर्ड या रिगार्डिंग मिलेगा। दूसरी बात है कि कैसे हम उस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। तो पुष्कर नवमांश मतलब पुश करने वाला, मेहनत करने वाला, उसकी तरफ आपको पुश करे। तो आपने कोई ऐसे डीटी बना लिया, ऐसे ईश्वर की तरफ आप चले गए, जैसे तुला या सिंह से जो आते हैं, धनु से जो आते हैं, तो आराम से उनकी तरफ से आपको एक अच्छा खासा सपोर्ट मिल सकता है टूवर्ड डिफरेंट थिंग्स या फिर चीज़ों के प्रति। बात आती है कि मेरा तो पुष्कर नवमांश में नहीं है, लेकिन शुक्र के नवमांश में है या बुध के नवमांश में है तो भी बहुत अच्छा है, जिस चंद्रमा के नवमांश में है, कर्क में है तो भी बहुत अच्छा है। शुभ नवमांश हो गए, शुभ नवमांशों में बहुत अच्छा वर्क करता है प्लैनेट। क्रूर नवमांश में जैसे शनि या मंगल तो थोड़ी चीज़ें डिफिकल्ट हो जाती हैं, क्योंकि क्रूर नवमांश में प्लैनेट देता बहुत कुछ है बट समय लेके देता है, इट टेक्स टाइम। तो जो स्टेटस या ईगो मेरा 25 पे हो जाना चाहिए, हो सकता है वो 35 में आपको मिले, तो उसमें समय थोड़ा लगता है। फोर्थ, कहाँ नहीं होना चाहिए? तो सिंह राशि में गुरु का जो बैठना है वो स्कॉर्पियो नवमांश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्कॉर्पियो नवमांश में वो अष्टम चला जाता है अपने नवमांश कैलकुलेशन में, और ये जो चीज़ है वो आगे चीज़ों को डिफ़िकल्ट बना देती है, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक बना देती है। तो वो कहीं पर भी बैठे बट स्कॉर्पियो में ना हो, या फिर किसी कंबस्ट प्लैनेट के नवमांश में ना हो। जैसे कि आपका शुक्र कंबस्ट है, तो शुक्र के कौन कौन से नवमांश होते हैं? वृषभ होता है और तुला होता है, और आपका गुरु नवमांश में वृषभ में ही बैठ गया, तुला में बैठ गया, तो चीज़ों को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बनाएगा या चैलेंजिंग बनाएगा। तो आपको ये देखना है कि लिंकिंग में जुपिटर या तो पुष्कर नवमांश में हो, शुभ नवमांश में हो, तो चीज़ें बहुत जल्दी होंगी और ईश्वरीय सपोर्ट से होंगी। और अगर वो क्रूर नवमांश में है तो समय लगेगा। द सेकेंड, अगर वो बिगड़ गया या थोड़ा सा कंबस्ट या फिर डिफ़िकल्ट नवमांश के अंदर है, तो टाइम के साथ साथ आपको उसके अंदर ज़्यादा अथक प्रयास या अथक मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आप उस चीज़ का जो रिज़ल्ट है वो प्राप्त कर पाएंगे, वो निकल के आ पाएगा। अगर हम बात करें कन्या राशि की, गुरु आपका कन्या राशि में, देखिए गुरु भाग्य का बीज है। गुरु जिस भी राशि में होता है वो सबसे अर्ली मैच्योर होती है। व्यक्ति चाहता है कि इस राशि से जो भी चीज़ें निकलती हैं वो मुझे सबसे पहले मिल जाएं, अच्छी क्वालिटी की मिल जाएं, और उसके टुवर्ड व्यक्ति मेहनत भी करता है। कन्या राशि में मतलब गुरु का होना, व्यक्ति मानेगा कि उसका भाग्य किन चीज़ों से बनेगा। भाग्य बनेगा मेहनत से, भाग्य बनेगा परफेक्शन से। मैंने देखा है गुरु इन कन्या राशि व्यक्ति में परफेक्शन, लाइक ओवर परफेक्शन होना। हर चीज़ को करूँगा, बहुत डिटेल ओरिएंटेड हूँ, छोटी छोटी बारीकियों पे ध्यान देता हूँ, सब छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देता हूँ। परफेक्शन इज़ व्हाट कन्या राशि इज़ ऑल अबाउट। इट इज़ ऑल अबाउट योर जॉब, इट इज़ ऑल अबाउट हीलिंग, इट इज़ ऑल अबाउट लर्निंग डिफरेंट साइंसेस, और प्रैक्टिकल है, स्टेबल है। ऐसा फील करता है कन्या का जुपिटर जिसका है, वो जाता क्या व्यक्ति कि भाई मैं अपने लिए हूँ और मेरी शायद कोई मदद नहीं करेगा, आई एम ऑन माई सेल्फ, मैं अपनी खुद मेहनत करके मदद करने वाला व्यक्ति हूँ। तो अच्छी चीज़ें हैं कन्या राशि की। बात है कि ईश्वर का सपोर्ट मिलेगा या नहीं। आपको पता है कि कन्या राशि में 2 पुष्कर नवमांश हैं, कौन कौन से? मीन है और वृषभ है। गुरु अगर पुष्कर नवमांश में चला गया, मीन में या वृषभ में, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी स्थिति में ये प्लैनेट को ट्रिगर कर देगा या पुश इन कर देगा। हो सकता है बहुत जल्दी से आपको चीज़ों में सपोर्ट मिलता हुआ दिख जाए, आप किसी गुरु या फिर डिवोटी हुए किसी भगवान के प्रति, और चीज़ें आपकी जो आपको चाहिए थी कन्या राशि में वो आपको ईजिली प्राप्त हो गई। कन्या राशि में अगर ये शुभ नवमांश में है, शुभ नवमांश का मतलब है बुध के, शुक्र के, चंद्रमा के, तो चीज़ें बहुत अच्छी हो सकती हैं। कन्या राशि में ही एक क्रूर या फिर एक डिफ़िकल्ट नवमांश आता है। कहेंगे आप कौन सा नवमांश है साहब? जो डिफ़िकल्ट हो सकता है वो है सिंह नवमांश। तो अगर कन्या राशि में है और सिंह नवमांश में है तो चीज़ें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट यहाँ पर हो सकती हैं व्यक्ति के भाग्य के लिए। इसीलिए कई बार रीडिंग्स मैच नहीं करती कि मुझे ये चीज़ें चाहिए थी बट ये नहीं मिल पा रही है सिंह नवमांश में। तब व्यक्ति को सिंह मतलब सूर्य के लिए उपाय करने चाहिए। बात आती है कि अगर वो शुभ नवमांश में है, जैसे गुरु का, शुक्र का या बुध का या फिर चंद्र का, तो चीज़ें जल्दी मिल जाएंगी। अगर वो क्रूर में है, सिंह शनि के या फिर मंगल के, चीज़ों में थोड़ा समय लगेगा। और
ध्यान ये भी रखना चाहिए आपको कि जिस नवमांश में है उससे आप अपना भाग्य उदय भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि सिंह में नहीं होना चाहिए, सिंह थोड़ा-सा परेशानी भरा है। मान लो वो सिंह में ही बैठा हुआ है, तो व्यक्ति अपने भाग्य को कैसे उदय कर सकता है? सिंह इज़ ऑल अबाउट लॉर्ड रामा। सिंह इज़ ऑल अबाउट सूर्य, सूर्य मीन्स लॉर्ड रामा। व्यक्ति को लॉर्ड रामा की तरफ डिवोटी हो जाना चाहिए। तो जो चीज़ें वो कन्या राशि में प्राप्त करना चाहता था, वो उसे आसानी से मिल पाएँगे। ये वे है, ये अप्रोच है। तो इसके ऊपर, इस अप्रोच के ऊपर मैं और डिटेल में भी बात कर सकता हूँ। अगर आप ये स्पेसिफिकली जानना चाहते हैं कि मैं किस ईश्वर की तरफ डिवोटी हूँ या ईश्वर की तरफ जाऊँ, तो उसके लिए आपको कमेंट के अंदर हमें मेंशन करना है या फिर टैग करना है। अगर हम बात करें तुला राशि की, कि आपका गुरु तुला राशि में है। देखिए, मैंने आपसे कहा कि गुरु आपके भाग्य का बीज है। जिस भी राशि में होगा, भाग्य का बीज उसी राशि में है। व्यक्ति ये महसूस करता है कि अगर ये राशि मेरे लिए बहुत अच्छी हो गई, या इस राशि से जो चीज़ें मिलती हैं मुझे वो अर्ली एज में प्राप्त हो गई, तो मैं अपने जीवन में बहुत ग्रोथ प्राप्त कर पाऊंगा। तुला राशि से क्या आता है? बिजनेस आता है, पार्टनरशिप आती है, बैलेंस आता है, और कहीं ना कहीं अपनी गलतियों को देखना भी आता है। गुरु इन तुला राशि में, कई बार व्यक्ति स्वयं के लिए क्रिटिकल अप्रोच ले लेता है, अपनी गलतियों को देखता है, गलतियों से सीखता है, और वो सोचता है यार जितनी जल्दी हो सके सारी गलतियों पे काम कर लेता हूँ, अच्छा खासा लोगों के साथ कंपेटिबिलिटी बिठा लेता हूँ, पार्टनरशिप में कोई बिजनेस डाल लूँ या ऐसा कुछ कर लूँ जिसमें मैं अपना नेम फेम जो है वो चैनलाइज कर पाऊँ। दिस इज़ वॉट तुला राशि इज़ ऑल अबाउट। तुला इज़ ऑल अबाउट बैलेंस। तो ही ट्राइज इज बेस्ट कि हर व्यक्ति के साथ एक बैलेंस्ड अप्रोच मेरी बनी रहे, किसी से ना फाइट ना डिस्प्यूट, सबके साथ एक अच्छा व्यवहार, एक अच्छी बातचीत। बात है कि आप उसके लिए मेहनत भी कर रहे हो, बट वो चीज़ आपको मिलेगी या नहीं, नवमांश में है। नवमांश में अगर आपका गुरु अच्छे नवमांश में, जैसे कि पुष्कर नवमांश, अब तुला राशि में पुष्कर नवमांश कौन से होते हैं साहब, ये भी तो पता होना चाहिए ना। तुला में पुष्कर नवमांश, मीन और वृषभ, अगर इनमें आपका गुरु बैठ गया तो आपको चीज़ें बहुत अर्ली मिल सकती हैं या जल्दी मिल सकती हैं, जल्दी आपको चीज़ों में सपोर्ट आ सकता है। तुला में ही अगर आपका पर्टिकुलर प्लैनेट या फिर जुपिटर, मान लीजिए कि इन नवमांश में ना बैठ के किसी और नवमांश में बैठा हुआ है, जैसे कि वो बैठा हुआ है तुला के अंदर स्कॉर्पियो नवमांश में, तो स्कॉर्पियो का मतलब क्या होता है? चीज़ों को थोड़ा हाइड करके रखना। आप सफलता कहाँ पे चाहते हैं? पार्टनरशिप में, बिजनेस में, रिलेशन में, मैरिज में। गुरु इन तुला राशि, आपको वो मिलेगी कैसे? स्कॉर्पियो नवमांश। थोड़ा चीज़ों को छुपाइए, हाइड करिए, इन्फॉर्मेशन को अपने तक ही सीमित रखिए। वहीं अगर वो धनु नवमांश में है, तो धनु का मतलब है ईश्वरीय सपोर्ट, गुरु का सपोर्ट। कोई गुरु बना लो, कोई लंबी यात्रा पे चले जाओ, थोड़ा सा लोगों के साथ कम्युनिकेशन को अच्छा बिल्डअप करो। अगर वो कैप्रिकॉन में है तो मेहनत करिए, वर्क करिए उस चीज़ के प्रति, तब आप जाके उस चीज़ को प्राप्त कर पाएंगे जो गुरु ने तुला राशि में आपको देने की कोशिश करी थी या जिसकी तरफ आप भाग रहे थे। थर्ड, शुभ नवमांश होते हैं। शुभ नवमांश होते हैं चंद्रमा के, बुध के, शुक्र के, उनमें प्लैनेट बहुत अच्छा वर्क करता है। क्रूर नवमांश होता है मंगल, शनि, इनके नवमांश में सफलता मिलती है बट समय लगता है, टेक्स टाइम। और चौथा, ये देखिए कि आपके चार्ट में कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड या कंबस्ट तो नहीं है। अगर मान लो आपका शुक्र कंबस्ट है, शुक्र के नवमांश कौन कौन से हुए? टॉरस और लिब्रा। आपका गुरु इन्हीं नवमांश में बैठा हुआ है, चीज़ें थोड़ी डिफ़िकल्ट वो बना देगा प्राप्त कर पाना, ले पाना, खींच पाना, क्योंकि वो कंबस्ट है। फिर आपको रिलेशन को, संबंधों को थोड़ा सा त्यागना पड़ेगा। अगर आप उनमें इन्वॉल्व होगे तो आप तुला राशि की चीज़ों को प्राप्त नहीं कर पाओगे। अब ये रीडिंग आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, बिकॉज ये है, इसमें हमने लगन को नवमांश से जोड़ा है। इसमें आपको ये समझाने की कोशिश करी है कि लगन मतलब आप उसकी तरफ भाग रहे हो, नवमांश मतलब वो आपको उस तरफ से मिल सकता है। कैसे मिल सकता है? यू गॉट इट। इसके ऊपर काम करिए, चीज़ें आसान हो पाएंगी। बात करें स्कॉर्पियो नवमांश की, स्कॉर्पियो राशि की, तो मैंने आपसे कहा था कि भाग्य का जो बीज है वो जुपिटर है। जिस राशि में बैठा है, व्यक्ति सोचता है कि इस राशि से जुड़ी हुई चीज़ें मेरे को जल्दी से जल्दी और अच्छी मात्रा में मिल जाएं, अच्छी क्वालिटी की मिल जाएं, जिससे कि मैं अपना अच्छा भाग्य बिल्डअप कर लूँ। स्कॉर्पियो में जुपिटर, स्कॉर्पियो में क्या क्या प्राप्त कर सकते हो सकता है आपकी इच्छा हो कि मैं रिसर्च में बहुत अच्छा काम कर जाऊँ, हो सकता है आपकी इच्छा हो कि यार मुझे कोई गूढ़ ज्ञान या गूढ़ सिद्धि मिल जाए, हिडन कोई स्पिरिचुअल पावर हो मेरे पास, कोई स्पेशल पावर हो मेरे पास। स्कॉर्पियो राशि से जो भी आता है उसको प्राप्त करने की एक बहुत स्ट्रांग भूख, एक डिज़ायर आप अपने व्यक्तित्व में, अपनी पर्सनालिटी में देखेंगे।
बात है कि वो चीज़ आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये नवमांश पे निर्भर करता है। अगर आपका गुरु पुष्कर नवमांश में है तो भाग्य का चैनलाइजेशन बहुत आसानी से हो पाएगा। पुष्कर नवमांश का मतलब होता है कौन से नवमांश? पुष्कर नवमांश कर्क स्कॉर्पियो राशि में होंगे, कर्क नवमांश में है या फिर कन्या नवमांश में है। कर्क में या कन्या में देखते हो प्लैनेट को, वेल एंड गुड है, वो जल्दी आपकी मदद कर देगा। तरीका है, क्या है मदद करने का तरीका? कि आप कोई गुरु बना लें, ईश्वर के प्रति आप डिवोटी हो जाएं, कोई एक पर्टिकुलर इष्ट देव तो आपका हो, इनकी तरफ आप जाते हो। अगर वो शुभ नवमांश में है, जैसे शुक्र में, बुध में, चंद्रमा में, तो व्यक्ति को यही प्रोसेस करना चाहिए। कोई इष्ट बना लीजिए, गुरु बना लीजिए, बेस्ट रहेगा। अगर वो क्रूर नवमांश मंगल या फिर शनि के नवमांश में है, प्रोसेस थोड़ा सा रिवर्स हो सकता है। आपको इष्ट देव या फिर गुरु की जगह हो सकता है यहाँ पर किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक तंत्र मंत्र का या फिर कोई और पर्टिकुलर स्पेसिफिक माध्यम का सहारा लेना पड़ जाए। द सेकंड, क्रूर नवमांश में प्लैनेट रिजल्ट को देते भी लेटर स्टेज में है, शुरुआती स्टेज में वो रिजल्ट को नहीं डिलीवर करते, तो यहाँ पर थोड़ा डिले या फिर धीमापन भी हो सकता है चीज़ों में। द थर्ड, कुछ ऐसे नवमांश हैं जहाँ पर प्लैनेट का बैठना चीज़ों को डिफ़िकल्ट कर सकता है। तो स्कॉर्पियो राशि में है लेकिन कुंभ नवमांश में है तो चीज़ें हद तक डिफ़िकल्ट हो सकती हैं, क्योंकि कुंभ नवमांश अष्टम के अंदर फॉल कर जाएगा, इस पूरी कैटेगरी के अंदर, अष्टम के अंदर। अब आप कहेंगे स्कॉर्पियो से अष्टम तो कुंभ नहीं होता। भाई स्कॉर्पियो राशि में अगर आपका प्लैनेट है तो उसकी कैलकुलेशन स्कॉर्पियो नहीं कर्क से होती है, कर्क से वो 8th है। दैट इज़ अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। नवमांश इज़ अ वेरी यूनिक चार्ट, अ डिफरेंट चार्ट। इसके ऊपर तो हो सकता है मैं अगला सेशन तब करूं जब आपको इन चीज़ों से कुछ समझ में आए या समझने को मिले। अगर यहीं पर आप कहें कि मेरा तो जो गुरु है नवमांश के अंदर वो धनु में बैठा हुआ है, तो आपको क्या करना है? आपको प्राप्त करना है स्कॉर्पियो को, मतलब ज्ञान, अध्यात्म, गूढ़ ज्ञान, गूढ़ साइंस एंड ऑल। किस माध्यम से आपको वो मिलेंगे? धनु के माध्यम से, कोई गुरु से, कोई ट्रैवल से, कोई स्पिरिचुअल ट्रैवल, कोई लंबी ट्रैवल से आपको वो चीज़ें आसानी से प्राप्त हो पाएंगे। तो लगन कुंडली में बैठा हुआ गुरु इज आपको क्या चाहिए और नवमांश में कैसे वो मिलेगा, इसके बीच का डिफरेंस इज व्हाट वी कवरिंग इन दिस सेशन। अगर हम बात करें धनु राशि की, तो धनु राशि में बैठा हुआ गुरु इज़ अ डिफरेंट स्टोरी, क्योंकि आप जानते हैं गुरु जिस राशि में है, भाग्य मतलब कर्म वहीं पर है, बीज वहीं पर है आपके भाग्य का। धनु में आपके भाग्य का बीज है। आपको ये महसूस होगा यार मुझे एक अच्छा गुरु मिल जाए, मेरी थोड़ी अच्छी नेम और फेम हो जाए, एक मेरा अच्छा सोसाइटी में रिस्पेक्ट हो जाए मेरी, और अच्छी मेरी एजुकेशन हो जाए, फिर मेरे जीवन में सब कुछ आसान है। और व्यक्ति शुरुआत से आपको दिखाई देगा इन्हीं चीज़ों की तरफ दौड़ रहा है, कोशिश कर रहा है एजुकेशन के टुवर्ड, कोशिश कर रहा है गुरु के टुवर्ड, कोशिश कर रहा है कि अच्छे से अच्छे लोगों से बातचीत करे, व्यवहार बनाऊं, अच्छा कम्युनिकेट करूं लोगों के साथ, ताकि मेरा अच्छा एक रिलेशन लोगों के साथ हमेशा बना रहे। दैट इज़ व्हाट एवरीवन इज़ गोइंग फॉरवर्ड। भाई ये चीज़ मुझे मिल जाए। ईश्वर इसमें आपको सपोर्ट तब करेगा जब आपका प्लैनेट किसी अच्छे नवमांश में है। अब नवमांश कुंडली अगर हम खोलें और हम गुरु को देखें, यार गुरु हमारा बैठा है पुष्कर नवमांश में, मतलब कि या तो बैठा हुआ है तुला में या धनु में, बहुत अच्छा हो गया, इनडायरेक्टली आपके लिए मदद वाला हो गया। आपकी लगन कुंडली में गुरु बैठा है अग्नि तत्व राशि में, नवमांश में भी अग्नि तत्व जैसे कि मेष, सिंह या धनु में है, बहुत अच्छा है। अग्नि में अग्नि हो गई, बहुत ही बेटर रहेगा। वायु तत्व में है तो भी बहुत अच्छा हो सकता है। इन द थर्ड, कुछ नवमांश शुभ नवमांश होते हैं। शुभ नवमांश का मतलब है ऐसे नवमांश जिनमें सफलता बहुत आसानी से मिल पाती है या फिर ईश्वरीय सपोर्ट से मिल पाती है, इष्ट देव से मिल पाती है, जैसे कि शुक्र के, बुध के। इन नवमांश में सफलता आपको आसानी से मिलती हुई दिखाई दे सकती है। वहीं कुछ नवमांश थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, जैसे शनि के या मंगल के। इनमें सफलता आती है बट विद टाइम आती है, समय लगता है उस चीज़ के प्रति, कि इट विल टेक टाइम, समय लेगी। अब आप सोचेंगे मेरे लिए क्या फ़ायदे की बात है? भाई आप नवमांश में ये देखिए कि वो नवमांश में किस नवमांश में बैठा है। अगर आपका गुरु धनु राशि में है तो धनु में आप क्या क्या प्राप्त करना चाहते हैं मैंने आपको बताया। अब नवमांश में आपको ये देखना है कि वो किस नवमांश में है। क्या वो धनु राशि के कैप्रिकॉन नवमांश में है? कैप्रिकॉन में वो नीच का हो गया, स्टिल एफर्ट करके, मतलब वो आपको बता रहा है कि आपको जो चीज़ें चाहिए आप उनके लिए मेहनत कर रहे हो, बट मेहनत का तरीका कैप्रिकॉन वाला होना चाहिए। कैप्रिकॉन वाला मतलब ऑफिस, जॉब, वर्क, उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटी मान के उसमें मेहनत करिए। और अगर वहीं कुंभ नवमांश में हो तो वो आपको बता रहा है कि भाई तुम बनना तो गुरु चाहते हो, समाज में अच्छी सोशल रिस्पेक्ट चाहते हो, अच्छी एजुकेशन चाहते हो, लेकिन वो कुंभ राशि का जो तरीका है, उसकी जो प्रकृति है, उससे आपको मिलेगी। कुंभ राशि इज ऑल अबाउट सोशल मीडिया, ऑल अबाउट योर प्रेजेंस ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म।
तब आपको वो चीज़ मिल सकती है। तो इसको कहते हैं लगन और नवमांश में प्लैनेट का लिंक होना, कि लगन में वो बता रहा है कि कैसे वो बीज रख रहा है, बीज बो रहा है, और नवमांश से उसका आउटकम है। जितना आप इन्हें कनेक्ट कर सकते हैं उतनी बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको मिल सकती है। अगले सेशन में अगर आपको ये पसंद आता है, कुछ फीडबैक आप हमें दीजिएगा, तो हो सकता है अगले सेशन में मैं आपको हर नवमांश के बारे में बताऊं, किन में वो बहुत अच्छा है, किन में वो बहुत डिफ़िकल्ट। जैसे कि यहाँ सबसे वो डिफ़िकल्ट रहता है स्कॉर्पियो नवमांश में। अगर वो स्कॉर्पियो नवमांश में बैठा है तो चीज़ें कुछ हद तक वो डिफ़िकल्ट कर देता है प्राप्त करना। क्या प्राप्त करना, मैंने अभी आपको बताया है। बात करेंगे कैप्रिकॉर्न राशि की, तो गुरु का कैप्रिकॉर्न में होना मतलब गुरु का नीच का होना, लगता है कि गुरु नीच के जो है वो सबसे डिफ़िकल्ट पोजीशन में होता है। वेल, होता यह है कि गुरु जब नीच के होते हैं, गुरु आपका क्या है, भाग्य है, भाग्य का बीज है। कैप्रिकॉर्न राशि में भाग्य का बीज है, मतलब आप अपने भाग्य को मेहनत से बिल्डअप करना चाहते हैं, आप मेहनत करने वाले व्यक्ति हैं, मेहनत से भाग्य बिल्डअप करना चाहते हैं, और इसी के साथ साथ अथक प्रयास, अथक मेहनत के साथ साथ कैप्रिकॉर्न इज़ ऑल अबाउट जॉब, अबाउट स्टेबल करियर। तो आपको ये लगेगा कि यार अगर मेरे पास एक बार स्टेबल करियर हो गया, स्टेबल जॉब हो गई ना, मैं अपने जीवन के ज़्यादातर इश्यूज़ को ख़त्म कर लूँगा। तो व्यक्ति करियर क्षेत्र पे, जॉब क्षेत्र पे बहुत मेहनत करता है। बात है कि आप उस पर मेहनत कर रहे हो, उसके पीछे दौड़ रहे हो, आपको उसमें सफलता मिलेगी या नहीं, ईश्वरीय सपोर्ट है या नहीं, वो नवमांश पर निर्भर है। अब आपने देखा कैप्रिकॉर्न में जो नवमांश है उसमें एक पुष्कर नवमांश भी होता है। पुष्कर नवमांश कौन सा नवमांश है साहब? पुष्कर नवमांश कौन सा होता है कैप्रिकॉर्न के अंदर? मीन या फिर टॉरस। तो आपने देखा यार मेरा प्लैनेट तो मीन या टॉरस में है। आप जब अब तक उसको बहुत बेकार मान रहे थे, एकदम से वो बहुत अच्छा हो गया। अब नवमांश पे काम करिए, ईष्ट देव की तरफ जाइए, अपने कुल देव की तरफ जाइए, या फिर मीन या फिर टॉरस के लिए कोई गुरु बनाइए, गुरु को मीटिंग करिए, उनकी एडवाइस फॉलो करिए। अगर वो शुभ नवमांश में है, जैसे कि शुक्र के या बुध के, बहुत अच्छा काम करता हुआ दिखाई देगा। वहीं अगर वो क्रूर नवमांश में आ गया, क्रूर नवमांश में थोड़ी प्लैनेट की पोजीशन जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाती है, क्योंकि क्रूर मीन्स क्रूर, डिफ़िकल्ट, प्रॉब्लमैटिक, थोड़ा सा चैलेंजिंग हो गया। अब क्रूर नवमांश जैसे कि शनि या मंगल के नवमांश में है, तो यहाँ पर उसका चैलेंज या फिर समस्याएं दिखाई दे सकती हैं। अब मैं क्रूर नवमांश को या शुभ नवमांश को इस सेशन में कवर नहीं कर रहा हूँ, उन्हें मैं अगले सेशन में कवर करूँगा। लेकिन आप बताइएगा कि आपका प्लैनेट किस नवमांश में है, आपके लिए सेशन किस तरह से फ़ायदेमंद है। भाई कैप्रिकॉर्न में आप चाहते हो कि स्टेबल करियर हो जाए, कैसे वो होगा? नवमांश में बैठा प्लैनेट आपको बता रहा है। नवमांश में आपने देखा यार मेरा गुरु तो कन्या नवमांश में है, इसका मतलब है कि आपको परफेक्शन टुवर्ड योर जॉब, परफेक्शन टुवर्ड योर ऑफिस रखना पड़ेगा। जितना आप परफेक्शन रखेंगे अपने काम के प्रति, कॉज कैप वर्गो इज़ ऑल अबाउट परफेक्शन, वर्गो इज़ ऑल अबाउट हीलिंग। मैं आपसे कहूँगा हीलिंग सेक्टर में जाओ, परफेक्शन के सेक्टर में जाओ, बहुत अच्छा काम कर पाओगे, क्योंकि ईश्वर आपको कन्या से मदद करने की कोशिश कर रहे हैं नवमांश कुंडली में। दोनों की लिंकिंग से आप इस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर वो सिंह में है तो मैं आपको कुछ और सजेस्ट कर सकता हूँ। जैसे सिंह के लिए मैं कह सकता हूँ गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाइए। सिंह के लिए मैं कह सकता हूँ ऐसे वर्क की तरफ जाओ जहाँ आपकी मोनोपोली है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। तो एक ही राशि में अलग अलग वे होते हैं, तरीके होते हैं उस प्लैनेट को वर्कआउट कराने के। काम तो सब वही करना चाहते हैं कि स्टेबल करियर हो, लेकिन 9 अलग तरीके हैं उसे स्टेबल करने के, जिसमें कुछ पुष्कर नवमांश है, शुभ है, क्रूर है, और नवमांश का तरीका है। और जानना चाहते हैं मुझे बताइएगा, अगले सेशन में हो सकता है मैं सब कुछ इन डिटेल कवर कर जाऊँ। बात करेंगे कुंभ राशि की। तो गुरु मैंने आपसे कहा कि आपके भाग्य का बीज है, जिस भी राशि में है उसमें आप अपने भाग्य को टटोलते हो, आप सोचते हो मेरा भाग्य यहीं पर है और ये राशि अगर मुझे सही तरीके से काम कर गई या मिल गई तो फिर मेरे भाग्य में कभी कोई डिफ़िकल्टी नहीं आने वाली। कुंभ से हम क्या देखते हैं? कुंभ से हम सोशल मीडिया, सोशल प्रोफाइल व्यक्ति का देखते हैं। तो व्यक्ति जब भी गुरु कुंभ में होगा वो सोचेगा यार मेरी अच्छी इमेज हो, नेम फेम हो, लोगों के साथ अच्छी पटरी खाए, अच्छा फ्रेंड सर्कल हो, और मेरा जो है अच्छा सोशल मीडिया पे प्रेजेंस बन जाए, तो मेरी जीवन जो है वो बहुत आसान हो जाएगा। और इन्हीं चीज़ों के लिए व्यक्ति मेहनत करता भी रहता है। बात है कि आप मेहनत कर रहे हो कुंभ राशि उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए, लेकिन इसको प्राप्त करने के 9 अलग तरीके हैं। एक राशि में तो 9 नवमांश होते हैं। नवमांश आपको बताएगा कि कितना आपको सपोर्ट ईश्वर कर रहा है और कैसे कर रहा है। कुंभ में 2 तो पुष्कर नवमांश होते हैं, मीन और टॉरस। तो अगर आपका मीन और टॉरस में है तो वैसे ही ईश्वर की तरफ डिवोटी होकर आप इन चीज़ों को प्राप्त कर सकते हो। आप कहोगे नहीं भाई मेरा तो मीन नहीं है, टॉरस नहीं है, मेरा तो मेष है। मेष नवमांश, मेष मतलब मंगल,
मेष का मतलब क्या होता है? कुंभ की डिज़ायर है कि सोशल मीडिया पे प्रेजेंस चाहिए। मेष का मतलब क्या है? एनर्जेटिक रहिए, व्लॉग्स की तरफ जाइए या फिर उन चीज़ों की तरफ जाइए जो कि मंगल से आती हैं। भाई एनर्जेटिक काम करा, बहुत ही कोई पावरफुल वर्क, इससे आपको इन चीज़ों में सपोर्ट मिल सकता है। इस तरह से अलग अलग नवमांश के अलग अलग गुणधर्म होते हैं, काम करने का तरीका होता है। कुछ अच्छे नवमांश होते हैं, कुछ क्रूर नवमांश होते हैं। अभी तो हम पुष्कर नवमांश के बारे में अधिक बात कर रहे हैं। आगे हम हो सकता है शुभ या क्रूर नवमांश के बारे में भी बात करें, तो उसके लिए आप कमेंट के अंदर बताइएगा कि क्या आप उस सेशन को चाहते हैं। मैंने आपको तरीका बताया है कि कैसे वो भाग्य को चैनलाइज कर सकता है। नवमांश में अगर वो वृषभ में है तो वृषभ इज़ ऑल अबाउट वेल्थ, कि भाई थोड़ा सा पैसा फेंकिए, थोड़ा फैमिली की रिलेटेड चीज़ों को ऑनलाइन दिखाइए या फिर सोशल मीडिया पे दिखाइए, या फिर हो सके तो अगर आपको एक अच्छा फ्रेंड सर्कल चाहिए तो वेल्थ इज़ द मेन की, जिससे आपको वो मिल पाएगा। अगर आप उस चीज़ को प्राप्त कर लेते हैं तब जाके आप अपने जीवन में गुरु को उस राशि में सेटिस्फाई कर पाएंगे। रीडिंग थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगेगी क्योंकि हम दो अलग अलग चीज़ों को कवर कर रहे हैं, उसमें बहुत डायमेंशंस हैं। बट ये सोचिए कि क्या आप इस चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं जो मैंने आपको बताया, और अगर हाँ तो आपके पास अब वो तरीका है। अगर हम बात करें गुरु इन मीन राशि, तो मीन राशि इज़ व्हाट? मीन राशि इज़ हीलिंग एंड मीन राशि इज़ ऑल अबाउट अध्यात्म। गुरु जिस राशि में होता है, भाग्य का बीज उसी राशि से निकलता है, उसी राशि से फूटता है। व्यक्ति जब गुरु मीन में होगा तो वो सोचेगा यार मेरा भाग्य हीलिंग में, मेडिकल सेक्टर या विदेश में या फिर अध्यात्म में बहुत अच्छा वर्क कर सकता है। गुरु जल्दी से जल्दी मैच्योर होते हैं तो व्यक्ति इन मैटर्स में जल्दी से जल्दी काम करना चाहता है। वो सोचता है मेडिकल, हीलिंग, अध्यात्म, ज्योतिष, फॉरेन, विदेश, इनमें अधिक से अधिक काम कर लूँ, जल्दी काम कर लूँ, जल्दी इनको मैनेज कर लूँ, जल्दी इनको ठीक कर लूँ। उसकी तरफ वो दौड़ता रहता है। बट दौड़ने से थोड़ी कुछ मिल जाएगा, भाग्य के सपोर्ट से मिलेगा। भाग्य का सपोर्ट है या नहीं है तो नवमांश में पता लगेगा। भाई मीन राशि में ही 9 नवमांश हैं, 9 अलग अलग तरीके हैं इस चीज़ को प्राप्त करने के। इन 9 में कुछ बहुत अच्छे नवमांश है, जैसे पुष्कर नवमांश। मीन में कौन सा नवमांश है? पुष्कर, कर्क या फिर कन्या। इनमें है तो बहुत अच्छा है, आप किसी गुरु की तरफ डिवोटेड हो जाइए, आराम से चीज़ें आपको मिल सकती हैं। बिकॉज पुष्कर नवमांश एक्टिवेट ही तब होता है। सेकंड, शुभ नवमांश भी होते हैं और क्रूर भी होते हैं, उनमें चीज़ें थोड़ी अलग तरीके से काम करती हैं। इन थर्ड, आपको बस ये देखना है कि वो किस नवमांश में। अगर वो मान लीजिए मीन राशि के कन्या नवमांश में है तो कन्या इज़ ऑल अबाउट परफेक्शन। आप प्राप्त क्या करना चाहते थे? आप प्राप्त करना चाहते थे फॉरेन, ग्रोथ, हीलिंग, अध्यात्म, मीन राशि के तत्वों को। कैसे मिलेगा? कन्या की मदद से मिलेगा, परफेक्शन से मिलेगा, सर्विस से मिलेगा। अगर वो तुला में है तो बैलेंस से मिलेगा, औरों के साथ बैलेंस्ड अप्रोच आपको बिल्डअप करनी पड़ेगी, लोगों के साथ पार्टनरशिप बिल्डअप करनी पड़ेगी, तब जाके आप फॉरेन में बहुत अच्छा कर पाओगे, तब जाके आप अध्यात्म में बहुत अच्छा कर पाओगे। अगर वो स्कॉर्पियो में है तो आपको थोड़ा गूढ़ रहना पड़ेगा, अपनी डिज़ायर्स को छुपा के रखना पड़ेगा। तो हर नवमांश के काम करने का एक अलग तरीका है। थोड़ा सेशन कॉम्प्लिकेटेड होगा क्योंकि इसमें हम कई चीज़ों को एक साथ लेके क्लब अप करके चल रहे हैं। फिर भी अगर आपको पसंद आता है तो लेट अस नो, हो सकता है आपके इस नवमांश स्पेसिफिक मैं और सेशंस जो है वो लेके आऊँ। इससे आपको ये चीज़ जानने में भी मदद मिलेगी कि कैसे आपका प्लैनेट एक ही राशि में एक्टिवेशन में तब आता है जब आप उसके नवमांश को हिलाते हैं या उसके अकॉर्डिंग काम करने की कोशिश करते हैं। तो दिस इज़ फॉर दिस सेशन। बी इन टच, कनेक्टेड रहिए, और कोई बात हो तो लेट अस नो।